तो चलिए आज देखते हैं क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे हैं वो लोग आज चैप्टर दासी करेंगे। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोस डल चुके हैं और इसका एप्लीकेशन पे आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा दासी चैप्टर का। ठीक है टोटली ये लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है दासी चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें इतिहास के बारे में पीछे इतिहास के बारे में बताया गया है जब गुलाम वंश में दास लोग रहते थे। ठीक है बहुत सारे दास लोग रहते थे जो राजाओं के इर्द में काम करते थे। ठीक है तो इसमें कुछ प्रेम लीलाओं के बारे में भी है। मतलब एक लड़की है जो मतलब उसको ना दास से हटने को बोल रही है कि तुम दास से हटके एक राजा भी बन सकते हो। ठीक है मतलब एक लड़की है जो अपने प्रेमी को बोल रही है कि तुम दास से हटके क्या बन सकते हो, एक राजा भी बन सकते हो, दासी मत बनो। दासी से अब दास प्रथा क्या होगी, हटेगी। ठीक है इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, दासी पड़ा। समझ में आ गया किसका लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ। तो चलिए सबसे आसान भाषा में और सबसे यूनिक तरीके से इसको देखते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया है हिंदी में। ठीक है बनाया भी गया होगा तो क्या पता, लेकिन अभी देखो यहां से हम लोग पढ़ेंगे दासी चैप्टर के। पहले लेखक परिचय थोड़ा सा पढ़ा दें। लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक और आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रतिष्ठित सुगनी साहू परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी ने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि सभी विधाओं में अधिकार पूर्वक लेखन किया है। 14 नवंबर 1937 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। गद्य क्षेत्र में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री आदि नाटक। हाँ हाँ 15 नवंबर लिखा हुआ है, 14 नवंबर कर लो, 14 नवंबर ही होगा सही है, तो 14 नवंबर कर लीजिए। बुक में बहुत गलती गलती दे दिया है। अभी थर्ड सेमेस्टर के एगो बुक में दे दिया है कि उनका जन्म दिया है 1999, जबकि जन्म है 1911 और जन्म दे दिया 1999। ठीक है नागा अर्जुन का जन्म जो दे दिया है वो 1999 दे दिया है और जन्म कब हुआ 1911 में, और मृत्यु एकदम सही तरीके से दिया 1998। भाई मरने से पहले जन्म कैसे हो गया, गलती लिख देता है कभी कभी। आदि नाटक, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश द्वीप, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण या उपन्यास, काव्य कला और अन्य निर्बद्ध शीर्षक निबंध जो आपके संग्रह है आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में संक्षिप्त परिचय में यही सब दिए गए हैं। ये मुक्केबाजी आदि प्रसाद में आजीवन फंसे रहे थे, फिर भी अपनी अनकथ अंथक साहित्य साधना में हिंदी के अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ रत्न प्रदान किए थे। जीवन संघर्षों में जूझते हुए इस महामानव के जीवन का 48 वर्ष में 48 वर्ष की अल्पायु में स्वतः 1994 संवत कितना 1994 और सन 1937 में क्षय रोग से इनका देहांत हो गया था, अंत हो गया। दासी पाठ का सारांश देखो। दासी पाठ का सारांश देखो ध्यान से। अच्छा इनकी रचनाएं कौन कौन सी है ध्यान से देख लो। प्रसाद जी कवि, नाटककार, कलाकार, श्रेष्ठ निबंधकार और समर्थक आलोचक भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। चित्राधार देखा है, चित्राधार ब्रज भाषा में रचित कविता संग्रह है चित्राधर। और इसके प्रकृति प्रेम संबंधी प्रसाद जी का भावना सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी और इसमें लहर में विविध मन स्थितियों के पामरिक चित्रण है। झरना, आंसू, कमायनी ये सब लिखे हुए उनके कुछ काव्य ग्रंथ है। ठीक है काव्यों की अत्यंत उपलब्धियां हैं जैसे कमायनी। ठीक है आधुनिक हिंदी के अत्यंत उपलब्धियां काव्य की कौन सी है, कमायनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमायनी। कमायनी पूछा भी है एग्जाम में कि कमायनी किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। दासी पाठ का सारांश देखो, इसमें क्या बोला गया है, इतना बड़ा सारांश है। इसी सारांश को पढ़ लेंगे तो ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी दासी की, उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या कहता है देखो। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी में परिस्थितियां जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण इनके पात्र हैं।
जितनी इसकी परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति में वो लोग रहते हैं, कौन से टाइम में वो लोग रहते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार इसको सजाया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक परिस्थितियों का प्रश्न है, वह इतिहास का वह दौर था जहां गुलाम वंश तेजी से अपने पांव पसार रहा था। अब गुलाम वंश कब से कब तक चला? तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला। ठीक है, इस समय ये गुलाम वंश बहुत ही खतरनाक चल रहे थे। टोटल दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश अंतिम शासक थे। लोधी, जिसका नाम इब्राहिम लोधी था, उसको मार देता है बाबर और उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहला शासक था, वो था कौन? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश में 4 राजा सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक शासिका है, ठीक है, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। वो शासक में ही गिना जाता है, गुलाम वंश में ही आता है। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और उसके बाद बलबन, उसके बाद कैकुबर, क्यूमर शाह। ये लोग उतने योग्य नहीं थे, इसीलिए इतिहास में उतनी ज्यादा जगह नहीं है। लेकिन 4 लोगों का गुलाम वंश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। सबसे पहले गुलाम वंश को बसाने वाला नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया? गुलाम वंश, यानी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर जब गौरी की मृत्यु हो गई, तब उसके बाद से भारत में बैठा। ठीक है, और उसके बाद इल्तुतमिश जो था वो योग्यता शासक था, इसलिए उसने भी गुलाम ही था। किसका गुलाम था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसलिए अभी भी इसको क्या कहा जाता था? गुलाम वंशी कहा जाता था। सब लोग कोई गुलाम गुलाम बन के आए हुए थे, नौकर, उसी को गुलाम वंश कहा जाता है, स्लेव कहा जाता है। समझ में आया? तो सबसे पहला गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने ही बनाया था, बख्तियार काकी के लिए बनाया हुआ था कुतुब मीनार, जो दिल्ली में है। कुतुब मीनार वो अपने गुरु के याद में बनाया था। तो गुरु का नाम था बख्तियार काकी, वो था बख्तियार खिलजी। ठीक है, वो नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ दिया था, नालंदा। ठीक है, बख्तियार खिलजी वो गौरी का गुलाम था। गौरी के 4 गो गुलाम थे, यालदोज, कुबाजा, बख्तियार खिलजी और एगो ऐबक। तो ऐबक को मिल गया दिल्ली, ठीक है, और कुबाजा और यालदोज को मिल गया अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, और बख्तियार खिलजी यहाँ से जला के इतिहास में नाम बना के चला गया। ठीक है, कौन बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी बच गई इल्तुतमिश से, तो इल्तुतमिश भी क्या बन गया? उसका दामाद बन गया गुलाम के साथ। और गौरी की बेटी फंस गई थी ऐबक से, कुतुबुद्दीन ऐबक से, और ऐबक की बेटी फंस गई थी इल्तुतमिश से, सॉरी इल्तुतमिश से, ऐबक से तो। ऐबक की बेटी फंस गई थी किससे? इल्तुतमिश से, तो उसके गुलाम था वो। ठीक है, तो जब गौरी की बेटी को फंसा लिया ना, कौन? ऐबक, तो ऐबक को गौरी बोलता है आके, गुलाम कहीं का, बेटी फंसा लिया। तो बोलता है, उसकी बेटी आती है, बोलती है, खबरदार पिताजी, ये हमारे शौहर हैं, पति हैं, देवर्थ हैं, क्या? ठीक है, तो ऐबक ये सुन के बहुत ही खुश होता है, बोलता है, बेटी बड़ी हो गई है, बचा ली हमको, नहीं तो काटे डाल दिया होता अभी। ठीक है, फिर उसके बाद जब गुलाम से राजा बन गया, अब दामाद बन गया ना गौरी का, ऐबक। तो ऐबक की बेटी जब हुई, तो इल्तुतमिश को अपना गुलाम रखा ऐबक। इल्तुतमिश फंसा लिया उसकी बेटी को। ठीक है, अब फंसा लिया जब, तो तलवार निकाल के काटने आया ऐबक, बोला, गुलाम कहीं का, बेटी फंसा लिया। तब तक उसकी बेटी सामने गई, खबरदार पिताजी बहुत बुरा हो जाएगा अगर मेरे शौहर को, मेरे पति को, मेरे को, आत्मा परमात्मा को कुछ किए तो। इल्तुतमिश बोला, बेटी बड़ी हो गई है बचा ली हमको, नहीं तो काट दी होता हाँ, ऐबक काट दिया होता ठीक है, लेकिन बेचारा ऐबक घोड़ा घोड़ा पे चढ़ के पोलो खेल रहा था, घोड़ा धर के पटक दिया। अब पीछे से कई सारे घोड़े आ रहे थे, चाप चाप के चल दिया उसको। वो क्या जानता है कि ये ऐबक है, राजा है कि क्या है नीचे गिरा हुआ मिला, कचार के चल दिया एकदम। ठीक है, तो पोलो खेलते हुए 1210 में उसकी मृत्यु हो गई, ऐबक की। और उसके बाद 1211 में नया राजा बना, कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। फिर उसकी बेटी आई रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर 1240 तक रही। फिर उसके बाद बलबन आया, 1290 तक रहा, और उसके बाद गुलाम वंश खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद गुलाम वंश को संभालने वाला और कोई नहीं था। ठीक है, बीच में कैकुबर और क्यूमर्स भी रहे, लेकिन बलबन का शासन सबसे ज्यादा दिन तक, बहुत ही अच्छा था शासक। ठीक है, खतरनाक शासक था।
तो यही कहानी आती है, ये गुलाम वंश की कहानी है। एक गुलाम वंश खाली मिला तो इतना कहानी रच दी है। गुलाम वंश तेजी से अपने पांव पसार रहा था। कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। देखो, कहा जाता है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। जैसे परिस्थिति रहेगा वैसा वो दास बन के रहेगा। अभी जैसे आप लोग की परिस्थिति है, मेरा बात मानना ही पड़ेगा, दास है। नहीं पढ़िएगा, कटा जाइएगा। कुकुर लिया के छोड़ देंगे, काट लेगा। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। लेकिन इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि ये परिस्थितियां ही मनुष्य के भविष्य को तय करती हैं। ये परिस्थितियां ही मनुष्य के जो भविष्य हैं वही तय तो करती है। परिस्थिति में अगर आप आगे निकल गए तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। अब परिस्थिति में ऐसा हुआ कि थोड़ा आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा है, जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपकी परिस्थिति के अनुसार आप ढलते चले जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा, फिर कोई नहीं जानेगा। दासी कहानी भी मनुष्य के इन्हीं परिस्थितियों में संघर्ष की कहानी है। इसमें एक ओर राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार हो रहा है, तो दूसरी ओर कृत दासों के साथ साथ मनुष्य के भीतर छिपी लालसा और महत्वाकांक्षाएं भी उद्घाटन हो रही। किसी भी मनुष्य के अंदर अपनी अपनी लालसा होती है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, अपना अपना एक सपना होता है कि हम इतने बड़े हो जाए कि राजा के काम ना करने पड़े। दास बने रहने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर दास ही बने रहेंगे तो कोई फायदा नहीं हो जाएगा, राजा आएगा जो मन तो बोल के चला जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो यही इसमें कृत दासों के साथ साथ मनुष्य के भीतर की छिपी लालसा भी क्या हो जाती है, मर जाती है, महत्वाकांक्षाएं भी मर जाती हैं। वो लालचपन जो होता है पाने के लिए, जो कुछ करने के लिए, वो भी मर जाता है अगर कोई दास बन के रहता है, ठीक है। अभी तुम ही लोग से हम बोलने लगे कि बाबू सुबेरे आके ना ये लग कपड़ा उपड़ा एकदम पूरा ये वाला साफ कर देना, तो अच्छा लगेगा दास बन के, अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर घर का काम कराना चालू कर दे, क्या होता है लड़की लोग सब प्याज वाज काट दे, आज बनेगा मुर्गा ले। ऐसे तो ये तो दासीपना हो गया ना। पढ़ने आए थे तो पढ़ रही है, अब घर जाइए, बात खत्म। और लगे घर का काम कराने, बाबू केथा उठा के लेके चलाओ तो थोड़ा पसारने को दिया है, ये सब काम नहीं है। अच्छा, पानी भी लाने को बोलते तो बोल तुम ही लोग पीते हो, होता है ना। तो अपने से ले आना सीखोगे तब ना। और 3-4 बार सीढ़ी ऊपर नीचे करोगे तो कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो आप लोग को बचा दिए, इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम, ठीक है। कभी घुटने में दर्द नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे कर रहे हो। इतना ऊपर चढ़ के आ रहे हो, थोड़ा तो परिश्रम लगेगा ना। घर में तो भले ही सोए रहते हो एकदम, घर में राजा की तरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दास भावना रखना पड़ेगा। यहाँ राजा बनोगे काट दिए जाओगे। कुकुर से कटवा दिए जाओगे। कहानी का नायक कौन है? बलराज है, एक जाट है। ये है सिख, ठीक है। और सिख लोगों को क्या कहते हैं? जाट कहते हैं। बलराज, वह मुसलमानों की सेना में भर्ती होकर उच्च पद पाना चाहता है। देखो, इसको क्या है, संघर्ष भी करना है, लेकिन ये मुसलमानों के सेना में भर्ती होकर उच्च पद पाना चाहता है। कैसे हो जाएगा? अब गुलाम वंश जो था वो पूरा का पूरा मुस्लिम वंश था, मुस्लिमों ने शासन किया था पूरा का पूरा। अब मुस्लिमों में मुस्लिमों का परचम ज्यादा रहेगा कि हिंदुओं का कि सिखों का? मुस्लिमों का ना परचम ज्यादा रहेगा। तो इसलिए ये सेना में तो भर्ती हो गया, लेकिन पद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, उच्च पद पाना। आर्मी में पद होती है ना पूरे के पूरे। तो ये क्या पाना चाहता था? पद पाना चाहता था, उच्च पद। उसे धन कमाने की लालसा है। इस लालसा की पूर्ति के लिए वह गजनी के सुल्तान की सेना में, मसूद की सेना में आ जाता है। गजनी की सुल्तान की सेना से किस में आ जाता है? मसूद, क्योंकि मसूद की सेना में बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, ठीक है। उसको मतलब धन कमाने की लालसा बहुत ज्यादा थी, पैसा ज्यादा चाहिए था। और जानबे करते हो उच्च पदाधिकारियों को क्या मिलता है? ज्यादा पैसा मिलता है। इसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा। सिजुल्को के युद्ध में हार के बाद, ये देखो ये युद्ध चल रहा है, सिजुल्को का युद्ध, ये मसूद की सेना, ये सब क्या नाम है? उनकी सेना का नाम है मसूद, मसूद की सेना। और वो कौन सा? सिजुल्को की वॉर हुई थी, ठीक है, सिजुल्को का युद्ध हुआ था। इसके बाद उसने मसूद की सेना से निकाल दिया गया, क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं किया था, इसको निकाल दिया गया। इस अपमान का बदला वो अपने प्राण देकर चुकाने का प्रयास करता है। वो बोलता है कि मुझको अपमानित करके मेरे सेना से बाहर निकाल दिया, जबकि मैं सेना के लिए सबसे ज्यादा खटा था। अपमानित हो जाता है बेचारा। और कोई आदमी को अगर अपमान कर दिया जाए, जो वो बहुत ही अच्छा काम किया हो लेकिन अपमानित कर दिया जाए,
तो उसके लिए मरना भी बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक है, वो चल जाता है सुसाइड करने। तो ये भी आदमी क्या कर चला जाता है, सुसाइड करने चल जाता है। तो अब एंट्री होती है किसकी, हीरोइन की। कहाँ है तुम मरने जा रहे हो, किस बात के लिए मरने जा रहे हो, ये वो आके बता। तो एक खंजर रहता है, बोलता है कि हम अपने से मार लेंगे, तब तक खंजरवा पकड़ लेती है लड़कियां, "हाँ, तुमको लग जाएगा, हट जाओ, हमको मर जाने दो।" बोला तुम जिसके कारण मर रहे हो क्या पाओगे मर के, तुम बदला लो, दास भावना ही खत्म कर दो। तुम अगर दास बन के यहां पर आए थे तो दास भावना ही खत्म कर दो, क्या बोलते हो। तो सही बात बोलती है, आके बचा ली मेरे को, ठीक है, खबरदार। तो तब क्या होता है सुनो, कि जुल्को के युद्ध में जब हार हो जाती है तो मसूद ने क्या किया, अपनी सेना से बाहर निकाल दिया इसको। तो इसको ना अपमान जैसा लगा इसको, कि मुझको अपनी सेना से बाहर क्यों निकाल दिया, और हम किसको छोड़ के, गजनी की सेना को छोड़कर हम इसकी सेना में भर्ती होने आए थे, और ये मुझको अपनी सेना से बाहर निकाल दिया, इससे अच्छा तो मार देता, अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन दास भावना रहती है तो अपमान सहना ही पड़ेगा। तो अपने प्राण देकर उसको चुकाने का प्रयास करता है कि ये मेरे को उसकी सेना से क्यों निकाल दिया, और सबके सामने। तभी फिरोजा फिरोजा उसे ऐसा करने से रोकती है। कहानी का प्रारंभ भी इसी घटना से होता है, कहानी का जो शुरुआत होती है वो इसी घटना से होती है। तो दासी किस लिए नाम रखा गया सर, अब ये जो जितने भी थे गुलाम, मतलब दास ही न है। सिख हो, हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब के सब भारत में क्या थे, इन लोग के समय में गुलाम थे, ठीक है। ये भी लोग किसी ना किसी को गुलाम बना के रखे थे, तो इसलिए सिखों में पकड़ाए थे ये लोग, तो इसको अपमान करके निकाल दिया गया। और बाकी लोग जितने थे, जितने मुस्लिम लोग थे, उन लोग को तो छोड़ दिया गया, उन लोग को काहे नहीं निकाला। तो ये तो एक तरफा हो गया ना सेना के साथ। तो सिखों को, मतलब सिखों के अंदर बहुत ज्यादा ये गुस्सा आ गया, और ये भी सिख था, जाट था, इसको तो औरों गुस्सा, ओए पुत्तर दी तू मुझको बाहर निकालता है, ठीक है, बस ये मरने चल दिया। तभी फिरोजा आ जाती है, नहीं प्राणनाथ, नहीं कर सकते आप ऐसा। यह खेल किसको दिखा रहे हो बलराज, कहते हुए फिरोजा ने युवक की कलाई पकड़ ली। "है, ये क्या खेल करने जा रहे थे", पकड़ लेती। फिरोजा इस कहानी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण महिला पात्र है, याद रखना। पहला पात्र बलराज, दूसरा पात्र फिरोजा। वह लड़ाई में पकड़ी गई एक दासी थी। लड़ाई जब होता था ना, तो उस समय जितनी सुंदर सुंदर कन्या थी उसको पकड़ के लेके चला। अब तो वो बेचारी दासी बन के आई है। ये कौन है, एक सेना का सबसे मुख्य अधिकारी बनने जा रहा था, कौन, बलराज। और ये दासी बन के उसको रोक लेती है कि तुम सुसाइड करना मत। कहते हुए फिरोजा युवक की कलाई पकड़ लेती है, और फिरोजा इस कहानी के दूसरी सबसे महत्वपूर्ण महिला पात्र है। वह लड़ाई में पकड़ी गई एक दासी थी। वह अहमद से प्रेम करती थी। अहमद हिंदुस्तान जाने से पहले राजा तिलक के हाथ 1000 सोने की मोहरें फिरोजा को देने के लिए कह के गया था, परंतु वह ऐसा नहीं करता है। राजा तिलक उसे बिना सिक्कों के हिंदुस्तान जाने के लिए कहता है। फिर से ध्यान से लाइन सुनो, ये वह लड़ाई में पकड़ी गई एक दासी थी, कौन, फिरोजा। वह अहमद से प्रेम करती थी। अहमद हिंदुस्तान जाने से पहले राजा तिलक के हाथ 1000 सोने की मोहरें फिरोजा को देने के लिए कह के गया था। मतलब कि राजा तिलक किसको पैसा देगा, अहमद को। तो अहमद क्या करेगा, पैसा देगा किसको, फिरोजा को। तो फिरोजा उस जंगल से छूट जाएगी। लेकिन उसी लड़ाई में वही पैसा लेने आ रही रहती है, इस लड़ाई में सिजुल्को की। इस युद्ध में लड़ाई, कई सारे युद्ध होते हैं ना, जैसे ऐसे ही युद्ध में कहीं लड़ने आई होगी, वो आई होगी, बस उस जगह पे, एरिया पे कोई कब्जा किया होगा, बस उठा के ले आके अपना दासी बना लिया, ठीक है। ऐसे ही बनाए जाते थे दासी, समझ में आया। राजा तिलक के हाथ 1000 सोने की मोहरें फिरोजा को देने के लिए कह के गया था, परंतु वह ऐसा नहीं करता है। अहमद पैसा लेके भाग जाता है। राजा तिलक उसे बिना सिक्कों के हिंदुस्तान जाने के लिए कहता है। राजा तिलक बोलता है किसको, फिरोजा को,
कि तुम इधर से चली जाओ, हिंदुस्तान चली जाओ। फिरोजा तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो, मैं क्या कह सकती हूँ। जैसी मेरी तो मती ही मारी गई थी कि हम अहमद के ऊपर विश्वास कर ली, जो हमको ला के सोने का सिक्का दे। ठीक है, तो वो बोलती है जैसे मेरी तो, अब हम क्या ही बताए, छोड़ो। तिलक ने कहा फिरोजा तुम जा सकती हो, कुछ सोने के टुकड़ों के लिए मैं तुम्हारा हृदय नहीं कुचलना चाहता हूँ। कौन? राजा तिलक ने कहा था। बोले कि मैं तो पैसा उसको दिया था लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, तो इसमें गलती मेरी थोड़ी है, मैं तो उसको पैसा दे दिया था। तो राजा तिलक के पास ये लड़की भागे भागे आती है फिरोजा। अब बोलती है कि अहमद को आपने देखा है? तो बोला तो हम तो दे दिए उसको कब का पैसा, और तुम उसके साथ जाना चाहती थी ना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान चली जाओ। एक्चुअली ये कहानी लाहौर की तरफ की हो रही है, जो अभी पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, गुलाम वंश सबसे ज्यादा लाहौर में ही था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, और तब से दिल्ली सल्तनत कहलाया। ठीक है, तिलक ने कहा कि फिरोजा तुम जा सकती हो, कुछ सोने के टुकड़े भी लेके जाओ, तुमको कुछ पैसा दे देते हैं, तुम इधर से लेके जाओ, मैं तुम्हारा हृदय नहीं कुचलना चाहता, तुमको दुख और नहीं पहुंचाना चाहता। इरावती एक हिंदू कन्या है जो इस कहानी के प्रमुख महिला पात्र है। तीसरी, इस कहानी की तीसरी महिला पात्र, तीसरी बोल रहे हैं, तीसरा सबसे प्रमुख पात्र कौन है? इरावती। वह मुल्तान की लूट में मलच्छों द्वारा पकड़ी गई थी। मलच्छ एक कैटेगरी होती है, जो सेना की एक कैटेगरी होती है, उसी में लड़ाई लड़ती है। ठीक है, मलच्छ नहीं बोलता है अरे अरे, मच्छरों के भिन्न भिन्न करते रहते हैं ये लोग, मच्छरों जैसा लड़ाई उड़ाई लड़ते हैं ये लोग, तो जो मन आया वही खा लिए। ठीक है, मलेच्छ, तो मलेच्छों के साथ लड़ाई हुई थी। नहीं कोई बोलता है, जो कोई बार बार सुतले रहता है ना, खाली नींदे आते रहता है, मतलब काम मलेच्छ घेर ले अरे तुझको, ऐसे बोलता है ना, काम मलेच्छ घेर ले है तुमको, है ना। गांव के आदमी लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो मलेच्छ लोग जो होते थे ना, वो एक बार लड़ाई लड़ने जाते थे, उसके बाद मतलब 1 महीना 2 महीना एकदम आराम से बैठ के खाते थे, सोते रहते थे, और कोई काम नहीं करते थे। ठीक है, कुंभकर्ण टाइप का सोते थे ये लोग, इसीलिए मलेच्छ कहा गया। कोई जो नहीं काम उम करते हैं ना, उसको मलेच्छ कहा जाता है। ठीक है, तो मलेच्छों द्वारा पकड़ी गई। बाद में उसे काशी के एक महाजन 500 दिरहम में देकर कड़ी शर्तों पर खरीद लिया गया। जैसे अभी रुपया का नाम है ना, उसी तरह दिरहम चलता था। जैसे अभी रुपया चला 500 रुपया, तो इसी समय गुलाम वंश में दिरहम चलता था। क्या चलता था? दिरहम। ठीक है, बाराती आया है। बलराज उसका प्रेमी था, बलराज उसका प्रेमी है। किसका प्रेमी है? इरावती का। किसका? इरावती। इरावती एक हिंदू कन्या है, और जो इस कहानी के प्रमुख महिला पात्र है, वह मुल्तान की लूट में मलेच्छों द्वारा पकड़ी गई है। किसकी लूट में? मुल्तान की लूट में मलेच्छों द्वारा पकड़ी गई है। बाद में उसे काशी के एक महाजन द्वारा 500 दिरहम देकर कड़ी शर्तों पर खरीद लिया जाता है। बलराज उसका प्रेमी है, इरावती इंतजार कर रही है बलराज का, और वहां अहमद का इंतजार कर रही है कौन? ये फिरोजा। समझ आया? समझ में आया? इसीलिए उसका हथवा पकड़ लेती है कि तुम कम से कम मत मरो, मेरा तो शौहर पति देव ये सब आया ही नहीं, तुम तो कम से कम इरावती के पास चले जाओ। ठीक है, बलराज उसका प्रेमी। मलेच्छों द्वारा लूट में पकड़ी जाने वाली वे बाद बलराज उसे बहुत ढूंढता है, बलराज उसको बहुत ज्यादा ढूंढता है। बलराज एक जाट था ना, बहुत ज्यादा ढूंढता है उसको कि कहाँ गई इरावती। वह उसे मिलती भी है, लेकिन उसके साथ जाने में असमर्थ होती है। अंत में बलराज जाट सेना का नेतृत्व का अहमद से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। अहमद, अहमद तो उसका प्रेमी था, इसका फिरोजा का। अब ये दोनों के बीच में युद्ध चलता है, अहमद और बलराज के बीच में। ठीक है, अरे अहमद और बलराज के बीच में कि तू हमारे वाली को और तू हम मेरे वाली को क्यों फंसा लिए, ऐसा नहीं रहे, संघर्ष चल रहा था, संघर्ष। ठीक है, क्या कहता है? मलेच्छों द्वारा लूट में पकड़े जाने बाद बलराज उसे बहुत ढूंढता है, वह उसे मिलती भी है, लेकिन उसके साथ जाने में असमर्थ होती है। मतलब वो बलराज से मिल जाती है रावती, लेकिन उसके जाने लिए असमर्थ रहती है। अंत में बलराज जाट सेना का नेतृत्व कर अहमद से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। वह फिरोजा और रावती से बात कर रही
कर ही रहा था, कर ही रहा होता है कि पीछे से अहमद की सेना आ जाती है, दोनों में युद्ध होता है, बलराज के भाले से अहमद मारा जाता है, बलराज के भाले से अहमद मारा जाता है, जाटों की सेना हार जाती है। देखो बलराज मारा गया है, बलराज के भाले से अहमद मारा जाता है, लेकिन जाटों की सेना हार जाती है। जो जाट था, बलराज हार जाता है, फिर भी जाटों की सेना नेतृत्व तुर्क सेना के तिलक कर रहे थे, तिलक के हाथों हाथों में आ जाता है। तिलक ने घायल बलराज, फिरोजा, इरावती तथा दम तोड़ते अहमद को देखा था। किसने? राजा तिलक ने। राजा तिलक ही तो किसको बोला था? फिरोजा को, कि तुम ये लो पैसा और तुम यहां से चली जाओ। और मलेच्छोक के युद्ध में कौन पकड़ाया था? इरावती। ये चारों के चारों फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब उसको बोलती है, जब वो खंजर घोपने जा रहा था ना अपने में, कौन? बलराज, तो क्या करती है फिरोजा? रोक देती है। वो बोलती है कि इरावती तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये बात मेरे को कौन बताया है? राजा तिलक ने बताया है। मलेच्छों ने उसको घेरा है, और उन मलेच्छों का साथ कौन दे रहा है? अहमद दे रहा है। इसीलिए अहमद और ये इसके बीच में, बलराज के बीच में युद्ध होता है कि तुम मलेच्छों का साथ क्यों दे रहे हो? तुम्हारी पत्नी तो यहां मेरे पास है। ठीक है, समझ में आया? कहानी समझ में आया कुछ? अब तिलक ने घायल बलराज को भी देखा। क्या? क्या बोल? अरे शादी उदी नहीं है, जस्ट बता रहे हैं। अब हम देखो पति पत्नी बोलेंगे तो ठीक लगेगा, अब हम दो चंगड़ा वाला बोलेंगे तो ठीक अच्छा लगेगा? ये लोग चंगड़ीपन कर रहा है। तिलक ने घायल बलराज, फिरोजा, इरावती तथा दम तोड़ते अहमद को देखा। कहानी के अंत में राजा तिलक अपनी बहन इरावती से माफी मांगता है। हाँ, उसको बहन मान लेता है इरावती को। मेरी दुखिया इरावती, मुझे क्षमा कर, मैं तुझे भूल गया था। तिलक की क्षमा याचना से इरावती का गला भर आता है और वह उसे उसके पैर पकड़कर रोने लगती है। एक प्रकार से देखा जाए तो इस कहानी का अंत ही इसका प्राण है। कहानी के अंत में दोनों दासियों की नियति बिल्कुल विपरीत थी। इरावती को कहानी में जहां अपना प्रेम और भाई दोनों मिल जाते हैं, लेकिन फिरोजा को नियति विछोह में दग्ध दग्ध रह जाती है, और उसका जीवन व्यक्तिगत प्रेम की असफलता के बावजूद भी उसके पति प्रति पूरी तरह से समर्पित है। वह आजीवन अहमद की समाधि के दासी बनकर जीना स्वीकार करती। समझ में आया कुछ? कहानी में यह है, दो दासियां हैं, एक फिरोजा भी है और एक इरावती, जो मलेच्छों के द्वारा पकड़ी गई। और ये दासी बनाई गई थी किसके द्वारा? तो जो गुलाम ये लड़ रहे थे ये लोग, उसके वजह से। लेकिन इसका मेन कारण कारण क्या था? अहमद का पकड़ा जाना। ठीक है, आदमी कौन था? अहमद। अहमद ने ही क्या किया था? मलेच्छों का साथ दिया था, जिसकी वजह से इरावती पकड़ी गई थी। और इरावती किसकी बहन थी? तो राजा तिलक की। राजा तिलक ने ये दोनों को देखा था कि भाई ये लोग दासी बन गई हैं। राजा तिलक कभी भी इरावती को अपना बहन नहीं मानते थे, लेकिन जब दासपन से हट के आया और बलराज को जब चोट लगा था, तो उस समय बलराज ने उसका हाथ थामा था। इसीलिए राजा तिलक ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया किसको? बलराज को, क्योंकि ऐसा जाट मिलना कतई नामुमकिन है। तो इसलिए उसने बलराज को अपनी सेना में भर्ती किया और जहां भी युद्ध लड़ा वहां पे जीता। लेकिन फिरोजा हार गई। यहाँ पे दो कहानियां, इरावती को सब कुछ मिल गया, इरावती को सब कुछ मिल गया, उसका भाई, उसका सिंहासन, उसका पति, सब कुछ मिल गया, लेकिन यही फिरोजा है जो अहमद को सामने ही रोने लगी। तो उसका मतलब ये था, समाधि थी समाधि के पास। ठीक है, इसीलिए कहानी का नाम दासी। दासी तो दोनों ही है ना, लड़के लोग जो होते हैं वो दास रहते हैं, लड़कियां दासी होती। अरे दासी उसी को कहते हैं जो राजा के बच्चों बच्चों को संभालेगी। ये जैसे पन्ना ना, धायमा धायमा, प्यारी धाय बहुत ज्यादा उड़ रही है, बताओ दीपदान कहाँ करना है, किसको करना है? तो लाओ चंदने को काट काट दे। मैं छुटकारा पा जाऊंगी और गुलाम ही रहने पर रोने की कौन सी बात है? मर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम देख नहीं रही हो, तुर्कों में एक नई लहर आई है, दुनिया में उसके लिए जैसे छाती खोल दी है। जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है।
तो ये सब बात किसने कहा था, ये सब इसमें लिखा हुआ है, पूरा पंक्ति ये हम दे दिए हैं। आप लोग चाहो तो ये पंक्ति से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। पंक्ति से तो आएगा नहीं, सब एमसीक्यू से आएगा। ठीक है, ये ऐसे क्यों दिखा रहा है हमको समझ, फटफट जा रहा है ना। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं वो लोग, आप लोग को ये पूरा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे देख लीजिएगा ये पूरा का पूरा। और ऑफलाइन वाले लोग अभी आप लोग एमसीक्यू लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं सर, यह टाइम है तो 4 को क्वेश्चन लिखा जाएगा, चलो। अरे 1 नंबर कहाँ से चालू है, ये रहा। युवक की मुट्ठी में क्या था, छुरा था। ये और आत्महत्या करना चाहता था। गजनी क्या है, नदी। हाँ, एक नदी अफगानिस्तान में बहती है। गजनी एक जगह भी है जहां से गजनबी आया था, जहां से गजनबी आया था। ठीक है, गजनी जहां से, गजनी से गजनबी आया था। हाँ, एमसीक्यू लिख लो यहाँ से।